नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रहा है। तो आज से मेरा इस चैनल पर क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ बहुत ही बढ़िया से चलेगा। और आज मैथ का पहला चैप्टर क्लास 9th नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति का पहला क्लास, और संख्या पद्धति बोले तो नंबर सिस्टम का बेसिक क्लास एकदम शुरू से लेकर अंत तक एक छोटी छोटी बात आपको समझाएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम किसे कहते हैं, संख्या पद्धति किसे कहते हैं, तो आप यहाँ से अब पढ़ना और समझना चालू कीजिए। संख्या पद्धति किसे कहते हैं, संख्या पद्धति किसे कहते हैं, संख्या पद्धति किसे कहते हैं। तो किसी भी संख्या को लिखने एवं उनको चाहे उनके नामकरण करने वाली नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति कहते हैं। अब आइए यहाँ से समझेंगे कि संख्या अर्थात नंबर कौन कौन से होता है। संख्या पद्धति क्या है, संख्या का प्रकार, टाइप ऑफ नंबर। संख्या ऐसे खूब मस्त बनाएंगे एक डिजाइन के रूप में और इसको खंडित करेंगे तो आप पहले पाएंगे संख्या दो प्रकार के होता है। वास्तविक संख्या, क्या वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। क्या काल्पनिक संख्या। उसके बाद यहाँ पर फिर वास्तविक संख्या को डिवाइड करेंगे तो दो प्रकार के होता है। पहला आ जाएगा परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या। उसके बाद आ जाएगा दूसरा अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या। उसके बाद फिर देखिए परिमेय संख्या आ जाएगा दो प्रकार का। पहला आ जाएगा पूर्णांक संख्या, उसके बाद आ जाएगा दूसरा अपूर्णांक संख्या, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखेंगे पूर्णांक संख्या को अगर बांटेंगे तो तीन प्रकार के हो जाएगा। पहला धनात्मक पूर्णांक, फिर यहाँ पर आ जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक, और फिर यहाँ पर अंतिम में आ जाएगा दूसरा पहला, और यहाँ पर तीसरा आ जाएगा शून्यात्मक पूर्णांक, ठीक। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। देख लीजिए और इसका किसका कौन भाग है ध्यान में रखेंगे। अब पढ़ाएंगे कुछ और भी अन्य संख्याओं के बारे में, ठीक है, और भी कुछ अन्य संख्याओं के बारे में। और पूरा आगे का बेसिक क्लास आपको समझा देगा कि हाँ संख्या क्या हो, संख्या आखिर में आप क्वेश्चन बनाएंगे जब देखेंगे कि संख्या क्या है, कौन संख्या, तो आप खुद चिल्लाकर बोलेंगे कि सर ये सम संख्या या विषम संख्या, भाज्य संख्या, जो भी आप देखते ही बता देंगे। पहला उसमें आता है, पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। तो हम बोलेंगे कि सर जी गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है, ठीक है, कहलाती है। इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसलिए कहलाती है, इसलिए इसे n से सूचित करते हैं,
एन से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक, जैसे अगर बताएं, जैसे एग्जाम्पल अगर हम बताएं तो 1 2 3 4 डैश डैश आ जाएगा। फिर आएगा पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आएगा तो बोलेंगे कि जब गिनती की संख्या में संख्या में शून्य को शामिल कर देते हैं, शून्य को शामिल कर देते हैं, तब वह पूर्ण संख्या कहलाता है। तब वह पूर्ण संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल अगर समझाएंगे, एग्जाम्पल जैसे में कौन से 0 1 2 3 4 डैश 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 अनंत तक। उसके बाद समझिए विषम सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या बोलेंगे वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाज्य हो। जैसे 2 4 6 8 10 डैश डैश अनंत। कोई दिक्कत ना है। ठीक, उसके बाद आता है विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो। ठीक है, 2 से विभाज्य न हो। जैसे एग्जाम्पल अगर समझाएं तो आ जाएगा 3। शुरुआत कहाँ से होगा जी? 1 3 5 7 9 डैश डैश अनंत तक। ठीक है, उसके बाद आता है सम संख्या होगा, विषम संख्या हो गया। उसके बाद अगर हम बताएं आपको तो अब पढ़ेंगे यहाँ से। अभी और पढ़ते जाइए। ये नॉर्मल बात आप अब जान चुके हैं। अब यहाँ से आपको जो संख्या का भाग है वो पढ़ाना चालू करते हैं, तब आप समझते जाएंगे अंतिम समय तक। लेकिन उसके पहले और एक संख्या पढ़ लीजिए, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे 4 6 8 10 12 15 14 15 डैश डैश ऐसे आ जाएगा। उसके बाद आता है अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो। जैसे अगर इसको समझाएं जैसे में एग्जाम्पल के साथ तो देखिए 2 3 5 7 11 ऐसे आ जाएगा। तो देखिए भाज्य संख्या 9 आ जाएगा, यहाँ पर 9 भी आ जाएगा।
9 आ सकता है, जिसकी इसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है 9 आ जाए। तो देखिए अब यहाँ से छोटी छोटी बातें कैसे पूछता है। सबसे यहाँ पर गुणनखंड, आपको गुणनखंड का मतलब होता है, ऐसे समझ लेंगे कि वह संख्या जो दी गई संख्या को काट देता है उसका गुणनखंड कहलाता है। जैसे आपको देखेंगे तो 2 से समझाएं तो देखिए 2 1 2 को काट देगा, फिर 2 भी 2 को काट देगा। 3 का गुणनखंड कौन कौन को हो सकता है, 1 से कट जाएगा 3 से भी कट जाएगा, 8 से देखिए 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। अर्थात गुणनखंड वह संख्या होता है जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काट, ध्यान से देखेंगे तो ये सभी संख्या इस संख्या को काट देगा। तो इस संख्या का ये सब क्या कहलाया, गुणनखंड कहलाया। अब यहाँ से देखिए इसमें क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होता है, तो 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होता है, तो 4 होता है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन होगा, 9 होगा। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगा, 9 होगा। ये सब हाईलाइट क्वेश्चन है, एकदम ध्यान में रखेंगे। उसके बाद पूछता है कि अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या आ जाएगा 3, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या आ जाएगा 2। क्वेश्चन देता है कथन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है असत्य है। उसमें क्वेश्चन पूछता है कि क्या सभी अभाज्य संख्या एक विषम संख्या होता है, तो हम बोलेंगे कि नहीं। काहे कि सर जी 2 एक होता है अभाज्य संख्या, जो कि 2 एगो सम संख्या होता है, ना कि विषम संख्या। इसीलिए यहाँ कथन गलत हो गया कि सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होता है। ये कथन क्या है, गलत है। ध्यान में रखेंगे, समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आप नोट डालकर लिख लेंगे छोटी सी कि 1 से लेकर 50 के बीच कुल 1 से लेकर 50 के बीच में कुल 1 से लेकर 50 के बीच कुल 10 अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या होती है और 50 से लेकर 100 के बीच कुल 15 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे। 1 से लेकर 50 के बीच में 10 को नहीं 15 होता है। 1 से लेकर 50 के बीच कुल 15 अभाज्य संख्या होती है, और यहां से लेकर 50 से लेकर 100 के बीच 10 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, अब यहां से अब आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि 1 से लेकर 100 के बीच टोटल 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से लेकर 50 के बीच टोटल 15 गो अभाज्य संख्या होती है, और 50 से लेकर 100 के बीच 10 गो अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, याद रखेंगे। और अब डायरेक्ट याद रख लेंगे कि 1 से लेकर 100 के बीच टोटल 25 गो अभाज्य संख्या होती है। अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे फिर बताते हैं कुछ और बेसिक बातें, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। अब आता है सहअभाज्य संख्या। क्या? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या अगर इसको बताएं आपको, तो वैसी संख्या का जोड़ा जिसका HCF 1 होता है, वैसी संख्या का जोड़ा जिसका
जिसका HCF बराबर 1 होता है, जिसका HCF 1 होता है, जिसका HCF 1 होता है। जैसे बता देंगे जोड़ा लगाकर, जैसे में 1 2 फिर 2 3 3 4, अर्थात और भी बोल सकते हैं कि दो लगातार संख्याओं का जोड़ा, 2 लिख सकते हैं, और कह के कि 2 लगातार संख्या का जोड़ा सहअभाज्य संख्या कहलाता है। सहअभाज्य संख्या कहलाता है, सहअभाज्य संख्या कहलाता है, सहअभाज्य संख्या कहलाता है। समझ गए होंगे। देख लीजिए ऐसे ही आएगा बहुत सारा संख्या। इसका जब आप HCF निकालेंगे तो पता चलेगा कि HCF 1 होता है। अब HCF कैसे निकाला जाता है, जैसे कि बोला जाता है कि 1 और 2 का HCF निकालिए, 1 और 2 का HCF निकालिए। तो छोटी संख्या भाजक के रूप में ले लेते हैं और बड़ी संख्या भाज्य के रूप में डाल देते हैं। तो देखिए जब इसको भाज्य निकालेंगे तो 2 बार में कट गया। फिर अब नया संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 2 और 3 का HCF निकालिए, तो 2 भाजक के रूप में लेते हैं और बड़ी संख्या छोटी संख्या को भाजक के रूप में लेते हैं और बड़ी संख्या भाज्य के रूप में रख देते हैं। तो देखिए 2 एक बार में आया, शेषफल 1 आया, फिर ये यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर 2 बार में कट गया। अर्थात इसको जब देखिएंगे तो HCF क्या आया, 1 आया, HCF क्या आया, 1 आया। तो इस प्रकार आप सीख गए HCF क्या होता है, ऐसे निकालने का तरीका। ठीक है, और फिर आगे समझिए। जुड़वा अभाज्य संख्या आता है एगो, क्या होता है, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है। तो इसके पहले बोल सकते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या बोल सकते हैं कि वैसी संख्याओं का जोड़ा, संख्या का जोड़ा जिनके बीच का अंतर हमेशा 2 हो। जैसे देख लेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर 11 13, इस संख्या 11 और 13 के बीच का अंतर 2 होगा। फिर देख लेंगे यहाँ पर 41 43, आप देखेंगे ऐसे भी। अब और सोचिए 2 और 5, इसका अंक 2 और 4। लेकिन एक और शर्त याद रखेंगे कि सम संख्याओं का जोड़ा नहीं होना चाहिए, हमेशा विषम संख्याओं का जोड़ा होना चाहिए। यहाँ पर दिया है कि जैसे कि 5 7 9, ये हो गया। ऐसे संख्याओं का जोड़ा 9 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 7 9 के बाद हो सकता है यहाँ पर। तो ऐसी संख्याओं का जोड़ा क्या हो गया, 5 7 तो लिखिए दिए थे, इसीलिए गड़बड़ा रहा था। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि वैसे संख्याओं का जोड़ा जिनके बीच का अंतर 2 हो, और शर्त यह रहता है कि यह हमेशा एक विषम संख्याओं का जोड़ा होना चाहिए। ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या बता दिए। अब नोट डालकर आप याद रख सकते हैं, क्या याद रख सकते हैं कि 1 से लेकर 50 के बीच कुल 6 जुड़वा अभाज्य संख्या है। 1 से लेकर 6 के बीच कुल 6 जुड़वा अभाज्य संख्या है। जुड़वा अभाज्य संख्या है। ठीक है, समझ गए होंगे यहाँ तक सारी बातें।
और 1 से लेकर 100 के बीच, 1 से लेकर 50, 1 से लेकर 100 के बीच डायरेक्ट याद रख लेंगे। कुल 8 जुड़वा अभाज्य संख्या होता है। अब होमवर्क है कि आप ऐसे संख्याओं का जोड़ा लेकर खोज के लाइएगा और कमेंट कीजिएगा। होमवर्क रहे कि कौन कौन ऐसा संख्याओं का जोड़ा है जो 100 जुड़वा अभाज्य संख्या है। बस वो शर्त है कि विषम संख्या होना चाहिए और उसके बीच के अंतर 2 होना चाहिए। ठीक है, तो आप होमवर्क में ये लिख कर लाएंगे। उसके बाद आता है, उसके बाद आगे समझ लेते हैं थोड़ा सा और बातें। और बातें क्या है रह जाएंगे। उसके बाद आता है क्या, संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या बताएंगे कि वैसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग दी हुई संख्या के 2 गुना हो तो वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग दी हुई संख्या के 2 गुना हो। 2 गुना हो। अब इसको समझाएंगे। जैसे कि 6 का गुणनखंड कौन कौन को 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। अब इधर देखिए जो समझा है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बोला है कि वैसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग दी हुई संख्या के 2 गुना हो। इसको जोड़ेंगे तो होगा हमारा 12 प्राप्त हुआ। देखिए इसको 6 और 6 3 9 9 3 12, इसको जोड़े तो देखिए इस संख्या के 2 गुना है तो साबित हो गया। फिर इसी प्रकार आप 28 को देखेंगे तो भी आ जाएगा। शर्त निकलता है कि 1 से लेकर 100 के बीच कुल दो ही संपूर्ण संख्या है। संपूर्ण संख्या है। कौन कौन है, तो एक 6 है और एक क्या है, 28 है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे ये संख्या। उसी प्रकार अब आप 28 के निकाल के देखिएगा। ठीक है, अब आइए अब पढ़ते हैं क्या, दूसरा संपूर्ण संख्या हो गया। उसके बाद पढ़ाते हैं जातीय मान। उसके बाद आता है स्थानीय मान। ठीक है, तो ये देखिए, और ये यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन पूछता है, बढ़िया से क्वेश्चन पूछा है, कई बार क्वेश्चन पूछता है, हर एक बार पूछा है। जैसे कि मान लीजिए कि ये संख्याओं का समूह हो गया, ऐसे मान लीजिए कि बहुत सारा संख्या दिया है, कोई दिक्कत ना है हमको, कोई हमको दिक्कत ना है। इतना बड़ा संख्या दिया है और बोला है कि इसमें इस संख्या में 6 का जातीय मान, 6 का दी हुई संख्या में इसमें 6 का जातीय मान। जातीय का मतलब देखिए यहाँ से जात, हर एक जाति का लोग अपने जाति को ज्यादा बढ़ियाता देते हैं, ऐसे माना जाता है, जो कि मानना बहुत ही गलत बात है, नहीं मानना चाहिए। तो मान लीजिए कि जात अपने जात को ही खोजता है, तो जहां भी आप देखिए जातीय मान, ऐसा हमारा कल्चर है, लेकिन ये गलत बात है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। तो हम खैर अपने पढ़ाई के क्षेत्र में ट्रिक के रूप में इसको थोड़ा सा
मानते हैं। जातीय मान, अगर जातीय मान पूछ दे कि निम्नलिखित संख्या में 6 का जातीय मान क्या हो, तो चुपचाप मार देंगे 6 है। फिर पूछेगा कि 3 के जातीय मान क्या होगा, तो 3 मार देंगे। फिर पूछेगा कि 9 का जातीय मान क्या होगा, 9 ही मार देंगे। जिसका जातीय मान पूछेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब आता है इंपॉर्टेंट कि स्थानीय मान। तो अब पूछता है कि दी हुई संख्या में इसमें 3 का स्थानीय मान बताइए। इसमें मान लीजिए कि 8 का स्थानीय मान, तो देखेंगे भाई 8 है ना, तो इसको आप चुपचाप लिख दीजिए, इसके सामने 8 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद जितना संख्या है ना उतना इस पर 0 बैठा दीजिए। 3 को संख्या है तो 3 को 0 बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हो, बन गया। अर्थात 8 का स्थानीय मान 8000 हो गया। फिर पूछता है कि इसमें 7 का स्थानीय मान बताइए। तो देखिए 7 हम चुपचाप लिख दिए। अब इसके आगे गिनेंगे 1 2 3 4, अब इस पर 4 को 0 बैठा दिए, कोई दिक्कत ना है। अर्थात दी हुई संख्याओं के समूह में 7 का स्थानीय मान 70000 हो गया। फिर पूछता है कि इसमें 1 का स्थानीय मान बताइए। तो 1 लिख दिए। अब संख्या गिनेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अब इस पर चुपचाप 5 को 0 बैठा देंगे। तो अब देखेंगे 1 2 सैकड़ा हजार 10,000 लाख, अर्थात 1 का स्थानीय मान 1 लाख हो गया। बोलिए समझ में आ गया? तो उम्मीद करते हैं कि ये अभी आधा हुआ बेसिक बातें, अभी और सारे बातें बताएंगे कुछ समय के बाद। मिलते हैं।